हेलो, नमस्कार। आपका इस चैनल पर स्वागत है। हम लोग यूजीसी नेट कॉमर्स का प्रीवियस पेपर देख रहे हैं, जो कि कंटिन्यूअसली हम लोग देख भी रहे हैं, आप लोग भी देख रहे हैं। और डिफरेंट टाइप से जो भी टॉपिक है उसको हम लोग डिटेल स्टडी भी कर रहे हैं। तो वीडियो में बने रहिए, देखते हैं। आज 2015 का थर्ड पेपर दिसंबर का है। ओके, तो चलते हैं। देखिए, कोई भी पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखिए कि उस टॉपिक को डिटेल जरूर पढ़ लिया करिए। हो सकता है कुछ टॉपिक मैं नहीं बता रहा हूँ, कुछ टॉपिक आप पढ़ लीजिए, कुछ टॉपिक मैं बता दूंगा। यदि आप कमेंट करेंगे तो और चीज़ें बताई जा सकती है। तो ये जो पेपर है कब है, दिसंबर 2015 का ये थर्ड पेपर है। ओके, जानते हैं एज यूजुअल हम लोग थर्ड पेपर को 75 क्वेश्चन होते हैं। 75 क्वेश्चन को हम लोग 2 पार्ट्स में पढ़ते हैं। ओके, फर्स्ट पार्ट एंड लास्ट पार्ट, ताकि थोड़ा इजी भी रहे। देख रहे हैं खुद कोई कोई वीडियो लंबी भी हो जा रही है, क्योंकि कुछ चीज़ें जिसमें ज़्यादा बताना है तो ज़्यादा बताया जा रहा है, जिसमें कम बताना है उसमें कम बताया जा रहा है। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। द मेथड बीइंग यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी इज नोन एज। यहाँ देखिए, केवल एक क्वेश्चन इस शब्द से पकड़ सकते हैं, ट्रांसफरिंग। मैं बताया था ट्रांसफरिंग किसमें किया जाता है, टर्न की प्रोजेक्ट में। इसमें क्या होता है कि कोई दूसरी कंपनी प्रोजेक्ट को बनाती है और ऑपरेट करने के लिए दूसरे को दे देती है। जैसे यूनिवर्सिटी कोई बन रही है तो यूनिवर्सिटी बनाई कोई कंपनी, और जब ऑपरेट करने की बात आई तो दे दी सरकार को कि लीजिए काम करिए, हम जा रहे हैं। तो इसको कहा जाता है टर्न की प्रोजेक्ट, राइट। ट्रांसफर टेक्नोलॉजी लाइसेंसिंग एग्रीमेंट, दैट इज नॉट योर आंसर योर टर्न की कॉन्ट्रैक्ट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू व्हाट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फोर्स इन द पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल। देखिए, पोर्टर के 5 फोर्स मॉडल हैं, पहले इसको समझ लीजिए तो इजी रहेगा चीज़ों को समझने में। मान लीजिए ये हो गया 5 फोर्स मॉडल में। पहला पर जो इसमें है, जो बायर्स है, मान लीजिए, ओके, बायर्स, सप्लायर्स, ओके, राइवलरी, ओके। नेक्स्ट है राइवलरी के बाद जो न्यू इंट्रेंट्स हैं, इंट्रेंट्स जो नया प्रवेश कोई कर सकता है, ओके। और नेक्स्ट है, और यहाँ पर क्या होगा, सब्स्टिट्यूट, ओके, या यहाँ पर सब्स्टिट्यूट, ओके। तो ये 5 फोर्स मॉडल होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5, ओके। इसका मतलब क्या है, ये पोर्टर 5 मॉडल कि एक जो मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर उसको ये सब चीज़ें ध्यान रखते हैं जो उनको कंपटीशन देती हैं। जैसे जो क्रेता है वो भी प्राइस को डिटरमाइन कर सकता है और बोल सकता है कि हमको ये नहीं, ये चाहिए, ऐसा चाहिए। जो आपके सप्लायर्स हैं, जो सप्लाई कर रहे हैं रॉ मटेरियल, या कोई गुड्स, अगर मान लीजिए बिजनेसमैन है, कहीं मैन्युफैक्चरिंग कहीं दूसरी जगह हो रही है तो वो भी प्रोवाइड कर सकता है। राइवलरी मीन्स आपके प्रतिद्वंदी कॉम्पिटिटर्स जो हैं वो भी। न्यू इंट्रेंट्स मीन्स नए प्रवेश करने की संभावना हो सकता है, पॉसिबल न्यू प्रोडक्ट, पॉसिबल न्यू प्रोड्यूसर, ओके, कि नया कोई प्रोड्यूसर आ जाए तो टेंशन हो सकता है। और सब्स्टिट्यूट कि ये जैसे कार है तो कार में सब्स्टिट्यूट है ना कि ये कार नहीं, ये कार लेंगे। इसका मतलब क्या है कि उसमें राइवलरी ज़्यादा है, उसमें कंपटीशन ज़्यादा है। तो यहाँ पर ये 5 फोर्स ध्यान रखना है। जब भी पूछा जाता है कॉम्प्लीमेंट्री पूछा जाता है। इसका क्यों कॉम्प्लीमेंट्री, देखिए पूरक वस्तु है। जैसे मान लीजिए कि कोई मोबाइल है, मोबाइल के मान लीजिए कवर, इसका क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। तो इसका कंपटीशन कोई मतलब थोड़ा, ये तो और चाहेगा कवर वाला कि ये ज़्यादा बिके, चाहेगा कि नहीं, ताकि हमारा कवर बिके। तो इसलिए ये 5 फोर्स मॉडल के अंतर्गत नहीं आता है, राइट। इस तरह से याद रखेंगे तो आपको इजीली क्लियर रहेगा, राइट। लिबोर टर्म इज यूज फॉर, लिबोर लंदन इंटरबैंक वाला है। जैसे यहाँ पे स्विफ्ट सुने होंगे, वैसे ही लंदन यहाँ कौन सा है, डिपॉजिट रेट एप्लीकेबल टू द इंटरबैंक लोन्स इन द लंदन, लंदन इंटरबैंक वाला रेट के लिए है। तो यहाँ पर आप लिख कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर ऑफ अर्ली स्टेज ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस। तो
फाइनेंशियल क्राइसिस के अंतर्गत कौन सी चीज़ें आती हैं? फेलिंग द प्राइस ऑफ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज, मीन्स रेजिडेंशियल जो प्रॉपर्टीज है वो नीचे गिर रही है उसकी वैल्यू। एक्सेसिव इन्फोरा अबाउट द फ्यूचर प्राइस ऑफ सर्टेन एसेट्स, मीन्स एक्सेसिव यूफोरिया मीन्स संभावना है कि फ्यूचर प्राइस नीचे चली जाएगी, ज़्यादा ये जा रही है। एक्सेसिव पेसिमिज्म अबाउट फ्यूचर एस्पेक्ट प्राइस स्ट्रेंथिंग शेयर प्राइस, ये ज़्यादा क्या है? एक्सेसिव फेवरिया, राइट। इन 1991 गवर्नमेंट डिसाइडेड टू अलाउ ऑल फॉरेन इन्वेस्टमेंट टू एनी इंडस्ट्री विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, तो ऑल नहीं है, कुछ पे हटाया गया था, कुछ पे जैसे बैंक है, ये सब चीज़ों पे अभी लेट स्टार्ट हुआ है। गवर्नमेंट हैज इन्हेंस्ड द इन्वेस्टमेंट लिमिट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, सही है, ये रीजन सही है, ये गलत है, राइट। नेक्स्ट, व्हेन बिजनेस परचेस्ड एनी पेड एफ एक्सेस ऑफ द टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स मान लीजिए कि 10 लाख का है, ये क्वेश्चन रिपीट है, 10 लाख का है और पेड कर रहे हैं आप 11 लाख 11 लाख, तो क्या होगा? 1 लाख ये आपकी गुडविल है, राइट, ये मैं बताया भी था। और यदि मान लीजिए कि 11 लाख का एसेट्स है, आप 10 लाख पेड कर रहे हैं, तो 1 लाख जो प्रॉफिट हो रही है वो है वर्किंग, यहाँ पर नहीं दिया है, कैपिटल रिजर्व है, ओके, कैपिटल रिजर्व, ओके। चलिए नेक्स्ट, इंडिकेट द करेक्ट कोड ऑफ रिगार्ड द सोर्स ऑफ फंड और फंड फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, तो सोर्स ऑफ फंड देखना है कि कहाँ से पैसा सोर्स हो रहा है, राइट। तो इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, रिटर्न ऑफ द इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, इश्यूइंग इक्विटी शेयर ऑफ द एक्विजिशन ऑफ बिल्डिंग ऑफ ऑफिस, चार्जिंग डिप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट। यहाँ पर क्या होगा? डिप्रिसिएशन डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल में, तो इससे भी सोर्स ऑफ फंड होता है। राइट ऑफ द इंटेंजिबल एसेट्स, इसमें भी होता है, दो में, और ये चार्जिंग डिप्रिसिएशन फिक्स एसेट, तो इसका क्या हो जाएगा? BCE, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ये किस प्रकार से कैलकुलेट होता है, ये मैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जो देखना चाहता हूँ, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का प्लेलिस्ट बना है, उसमें ये चैप्टर बताया हूँ, इजीली आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ओके। तो वहाँ आप जाके देख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि किस प्रकार से फंड का फ्लो होता है और किससे इंक्रीज होता है, किससे डिक्रीज होता है, राइट। नेक्स्ट, स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ए फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर फॉर असर्टेनिंग फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए फर्म। देखिए, PL अकाउंट इसके लिए नहीं होता है, पहले ही समझ लिया, फाइनेंशियल पोजीशन के लिए। इसके लिए क्या होता है? बैलेंस शीट, ओके, बैलेंस शीट होती है। नेक्स्ट, गुडविल इज वेस्टेज एसेट्स, बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड फॉर असर्टेनिंग फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ, देखिए ये सही हो गया, ओके। ये A और D आपका सही हो जाएगा 8 का, राइट। डेटर टर्नओवर रेशियो, प्रोप्राइटरी ऑपरेटिंग रेशियो, एसिड टेस्ट। देखिए एसिड टेस्ट किस लिए है? लिक्विडिटी के लिए, ओके। डेटर है एक्टिविटी रेशियो के लिए, प्रोप्राइटर रेशियो सॉल्वेंसी के लिए, और ऑपरेटिंग रेशियो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, राइट। तो इस तरह से आप मैच करा सकते हैं। ये टाइप्स दिया गया है कि सॉल्वेंसी रेशियो क्या है, लिक्विडिटी क्या है। नेक्स्ट है, फ्रॉम द फॉलोइंग सेटलमेंट ऑफ एसेशन ए एंड रीजनिंग बी इंडिकेटेड करेक्ट, करेक्ट देखना है। कैश फ्लो स्टेटमेंट एज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज वेल एज इनकेपेबल इन द रिवीलिंग द ओवरऑल फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए फर्म, तो सही बात है कि कैश फ्लो एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, लेकिन इनकेपेबल, अक्षम, अक्षम है, इसको क्या कहें? अक्षम, ओके। ये सक्षम नहीं है कि सभी कुछ बता ही देगा, तो इसलिए सही बात है। यदि कैपेबल होता है, यहाँ पर इन हट जाता है, तो ये सेंटेंस गलत हो जाता है, राइट। कैपेबल नहीं है सभी कुछ बता दे। कैश इज एन इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ द वर्किंग कैपिटल बेस्ड ऑन द रिकॉर्डेड फैक्ट ओनली, तो यहाँ पर क्या है कि रिकॉर्डेड फैक्ट्स ओनली के आधार पर ये तैयार किया जाता है, राइट। इसलिए ये दोनों सही हो जाएंगे, A एंड R बोथ आर करेक्ट एंड R इज एक्सप्लेन्ड ऑफ B, तो एक दूसरे को करेक्ट कर रहे हैं, राइट। The quantity of a commodity demand universally change in the its price. The price effect is the net result of the positive substitute effect and negative income, तो सही है। लेकिन यहाँ पर जो इनवेरिएबली मीन्स हमेशा, सदैव पूछा जा रहा है, ये सदैव जो शब्द है हमेशा, ये गलत है, ओके, इसलिए ये गलत हो जा रहा है, राइट। नेक्स्ट, इनकम कैपेसिटी ऑफ ए प्लांट रिप्रेजेंट इट्स, इनकम की कैपेसिटी यदि प्लांट ये क्या कर रही है? मैक्सिमम फिजिकल आउटपुट लेवल,
एवरेज आउट लेवल ऑफ पीरियड, ब्रेक इवन आउटपुट सेल्स लेवल, आउटपुट लेवल एट इक्वल एवरेज एट द मार्जिनल कॉस्ट। ये है जो यदि प्लांट रिप्रेजेंट करता है कि इसका इकोनॉमिक कैपेसिटी को, आर्थिक कैपेसिटी को, तो ये दिखाता है कि आउट लेवल दैट इक्वेट्स एवरेज एंड मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज और मार्जिनल कॉस्ट की एवरेज को, राइट। एक्सेस कैपेसिटी ऑफ द प्लांट, रिस्टोरिंग ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, सेटिंग ऑफ द ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, रिजर्व कैपेसिटी ऑफ द प्लांट। यहाँ पर क्या होगा, एक्सेस कैपेसिटी ऑफ द प्लांट, ठीक है, कॉस्ट रिडक्शन विद आउटपुट एक्सपेंशन, ये सेम है। रिस्टोरिंग टू द न्यू टेक्नोलॉजी, इंटरनल इकोनॉमिक्स, ओके, न्यू टेक्नोलॉजी को रिस्टोर कर रहे हैं तो इंटरनल इकोनॉमिक्स कर रहे हैं। आर्थिक इकोनॉमिक्स मीन्स मितव्ययिता, कितना बचा रहे हैं। सेटिंग ऑफ द ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन, ओके, ये हो जाएगा एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स। देखिए ट्रेनिंग आप कर रहे हैं तो बाहरी चीज़ है, टेक्नोलॉजी आपकी इंटरनल है तो इसलिए इंटरनल बचत हो जा रही है। और रिजर्व कैपेसिटी ऑफ द प्लांट, ये क्या है, कांस्टेंट कॉस्ट विदाउट आउटपुट एक्सपेंशन, आउटपुट एक्सपेंशन करेंगे तो आपकी बचत होगी, राइट। तो मितव्ययिता से रिलेटेड क्वेश्चन था, किस प्रकार से एक कंपनी मितव्ययी बनती है, राइट। नेक्स्ट है, in case the elasticity demand and average revenue curve is equal to utility, the marginal revenue will be more than utility, equal to जीरो होगा, राइट। ध्यान रखिएगा हमेशा, यदि डिमांड एवरेज रेवेन्यू कर्व इज इक्वल टू यूनिटी, इकाई के बराबर है, तो ये क्या है, मार्जिनल जो रेवेन्यू होती है वो जीरो हो जाती है, तभी वो मैक्सिमम होगा। जब मार्जिनल जो कॉस्ट है या मार्जिनल रेवेन्यू है वो जब जीरो होगी ना, तभी वो मैक्सिमम पहुंचती है। उसके बाद जो ही मार्जिनल रेवेन्यू माना जाएगी, टोटल घटने लगेगा, राइट। नेक्स्ट है ट्रेड चैनल डिस्काउंट, लॉस लीडरशिप, प्राइसिंग बीइंग रिस्पेक्टिव चेंज इन द डिमांड एंड कॉस्ट, बेसिक पॉइंट प्राइसिंग। तो देखिए बेसिक पॉइंट तो लोकेशन से रिलेटेड है, राइट। ट्रेड चैनल डिस्काउंट ये किससे हो जाएगा, प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग, प्राइसिंग बीइंग रिस्पेक्टिव चेंज इन द डिमांड द कॉस्ट, ओलिगोपोली, और बेस प्राइस प्राइसिंग, डिफ्रेंशिएटिंग प्राइसिंग। तो यदि बेसिंग कर रहे हैं पॉइंट प्राइसिंग तो डिफ्रेंशिएट प्राइसिंग कर रहे हैं, राइट। तो इसको आप याद कर सकते हैं। इसमें कुछ बताने लायक उतना है नहीं, तो क्या बताया जाए, तो कुछ बताने लायक होता है तो बताया जाता है। अब फैक्चुअल चीज़ें हैं ये सब। When null hypothesis get rejected in statistical hypothesis testing, it is known as a type 2 error hypothesis testing। तो ये क्या है, टाइप 2 एरर है, टाइप 1 एरर है, राइट। अब देखिए जो एक बार एग्जांपल आप जो लोग क्लास देख रहे होंगे तो मैं बताया था कि व्हेन ए नल हाइपोथेसिस गेट रिजेक्टेड, जब आप नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट कर दे रहे हैं, हाइपोथेसिस टेस्टिंग इट इज नोन एज, तो नल हाइपोथेसिस टेस्ट कर दे रहे हैं तो ये 1 एरर है, राइट। नेक्स्ट, व्हेन ए सैंपल स्मॉल साइज पैरामीटर वैल्यू ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन इज नॉट नोन, जेड टेस्ट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट टेस्ट ऑफ द, नहीं जेड टेस्ट अप्रोप्रिएट टेस्ट नहीं है, राइट। तो ये दोनों गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट, द फॉलोइंग आर द एस्टिमेटेड रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ द एक्स एंड वाई वेरिएबल्स। ये इसका सिंपल सा क्या करना है, 0.85 मल्टीप्लाई बाई 0.89, इसको कर दीजिएगा, जो आएगा यही आपका आंसर आएगा, आप कर लेंगे, राइट। इसको मल्टीप्लाई करिएगा, उसके बाद वर्क कैलकुलेट कर दीजिएगा, राइट। द पावर ऑफ द स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज डिटरमाइंड बाय 1 माइनस बीटा। ये क्वेश्चन सुने ही होंगे। अल्फा क्या होता है, टाइप 1 एरर होती है, बीटा टाइप 2 एरर, तो 1 में से जितना बीटा करेंगे वहीं टाइप 1 एरर होने की संभावना होती है, राइट। ये पावर ऑफ टेस्ट है। नेक्स्ट देखिए मेजरमेंट ऑफ क्रोटोसिस, ये इसका U4 फार्मूला है। कैलकुलेट द एफ रेशियो किसका है, जेड स्क्वायर अल्फा, कैलकुलेट जेड वैल्यू ऑफ द मीन रेफरेंस, ओके। ये स्टैटिकल एप्रोप्रिएट, और लास्ट में हो जाएगा कैलकुलेट वैल्यू ऑफ द एफ रेशियो कैलकुलेट वैल्यू। तो ये फार्मूला एक बार याद रखिएगा अपने को, राइट, कि क्रोटोसिस कैसे कैलकुलेट होता है, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ एफ कैसे कैलकुलेट होता है, स्टैटिकल अप्रोच ऑफ फाइंड, ये न्यूमेरिकल के लिए कैलकुलेट जेड वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है। तो आप ये फार्मूला जेड स्क्वायर 2 स्क्वायर फी पाइप ई स्क्वायर, ओके, तो इसको कैलकुलेट करके देख लीजिएगा आंसर। इनेबल लार्ज नंबर साइज सैंपल ड्रॉन रेंडमली फ्रॉम ए गिवन पॉपुलेशन, यह पूछा जा रहा है कि यदि
रीजनेबल सैंपल ट्रा किया जाए किसी भी पॉपुलेशन से, तो कंटेंट्स ऑलमोस्ट ऑल द करेक्टर ऑफ द पॉपुलेशन, तो लगभग ये निश्चित है कि जो पॉपुलेशन के ऑलमोस्ट करेक्टर है वो आ जाए, तो सही बात है। एज पर द सैम्पलिंग थ्योरी द असर्शन इज बेस्ड ऑन ओनली ऑफ द लॉ ऑफ इनरेशिया ऑफ लार्ज नंबर, तो ये केवल लॉ ऑफ इनरेशिया ऑफ लार्ज नंबर पर नहीं होता है, ओके, ये और चीज़ों पर डिपेंड करता है, राइट। तो इसलिए ये सही हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट है which of the following approaches of the team building is based on the belief that each person possesses positive and negative characteristics that must be owned up to a permitted expression? Process approach, Gestalt approach, role analysis approach, पैरेलल लर्निंग स्ट्रक्चर अप्रोच। तो इसको गेस्टलेट अप्रोच कहा जाता है कि आप टीम बिल्ड करते हैं, उसकी निगेटिव पॉजिटिव चीज़ों को करेक्ट होकर देखते हैं, तो ये सब क्या है, गेस्टलेट अप्रोच कहा जाता है, राइट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर लोड ग्रुप कोइसिनेस, तो यहाँ का एग्रीमेंट ऑफ ग्रुप गोल्स, हाई इंट्रा ग्रुप्स कॉम्पिटिशंस, फ्रीक्वेंट इंटरेक्शन मेंबर्स, पर्सनल अट्रैक्टिवनेस, तो इसमें क्या होता है, तो इसमें एग्रीमेंट एंड ग्रुप गोल्स भी होगा, हाई इंट्रा ग्रुप्स नहीं, ओके, मीन्स आपसी संबंध हाई नहीं होता है, तो ये फ्रिक्वेंटली इंटरेक्शन मेंबर्स हो जाएगा, पर्सनल, तो ये ए सी और डी सही हो जाएगा, बी जो होगा वो आपका नहीं होगा, राइट। नेक्स्ट है अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस इज वन ऑफ द डायमेंशन ऑफ कल्चरल डिफरेंस एज आइडेंटिफाई द गर्ट हॉफस्टीड, ओके। यहाँ पूछा कि अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस करना ये किसका डायमेंशन है, कल्चर डिफरेंस का है, ये किसका, गर्ट हॉफस्टीड ने किया था, तो ये सही है। ये क्वेश्चन अब कहाँ से आया है ये खुद नहीं पता है, इसलिए आज तक से आया भी नहीं दोबारा। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि कुछ क्वेश्चन जैसे मान लीजिए कि 75 में बता रहा हूँ, तो 5 क्वेश्चन के पीछे मत पड़िए, अगर उसको नहीं बता रहा हूँ आप परेशान मत होइए। और जो लोग ये परेशान हो रहे हैं समझिए कि वो पढ़ नहीं रहे हैं, केवल वो छिद्रान्वेषण करो, पास नहीं होना चाहते हैं, वो 5 क्वेश्चन में फंसे रहना चाहते हैं, 70 क्वेश्चन की तैयारी नहीं करना चाहते हैं। तो आपको फोकस कहाँ पर रखना है, जो इस सब क्वेश्चन है इसको पढ़िए ही मत, कोई मतलब नहीं है, समझ रहे हैं। ये क्योंकि कॉमर्स नहीं है ना, रियल में ये कॉमर्स है किस चैप्टर का, थोड़ा बता दीजिए, कोई बता दे। मैं 2008-9 से कॉमर्स पढ़ रहा हूँ, 6-7-8 साल से पढ़ा रहा हूँ, मुझे ये आज तक क्वेश्चन नहीं मिला कभी। ये कहाँ से आएगा दोबारा, किस सिलेबस का नहीं है, कहीं से नहीं है, दोबारा नहीं आएगा ये। इसलिए इस सब चक्कर मत रहिए, थोड़ा बहुत जानते हैं तो पढ़ लीजिए, सेटेड एडवांस किसका है, गट हॉस्पिट का है, बस इतने, इससे ज़्यादा कुछ मत पढ़िए। और जो लोग हो किसका नहीं रहा है, जो 5 क्वेश्चन देखते हैं, अरे जिस मान यही क्वेश्चन देखते हैं, अरे सर ये तो बहुत हार्ड आया है, इसमें फंस गए, खत्म, उसके आगे आसान आएगा, गलत। तो इसलिए कोशिश करिए कि इस पर आपको नहीं फंसना है। 70 हम मान के 10 क्वेश्चन और निकाल दीजिए, 65 क्वेश्चन पर आप ध्यान रखिए, 10 क्वेश्चन हटा दीजिए पहले से, ये हमारे लिए है ही नहीं, ओके। ये केवल आज और पढ़ना है, कल से भूल जाना है, लेकिन 65 क्वेश्चन को डिटेल पढ़िए, अच्छा से पढ़िए। मैं देखिए उसीलिए जहाँ पर आवश्यकता पड़े तो जरूर बताता हूँ, लेकिन अभी कभी आवश्यकता ही नहीं पड़ी कुछ, देखिए उसमें पहले 5 फोर्स मॉडल बताया क्योंकि वहाँ आवश्यकता थी, मैंने बता दिया, इसलिए जहाँ चीज़ें आवश्यकता होती है वहीं बताई जाती है, हर जगह नहीं। अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस इज द एक्सटेंट व्हिच अ पीपल फील थ्रेटेंड ambiguous situation. To avoid such situation, organization provide greater career stability, make formal rules and reject deviant behavior. तो ये सब चीज़ें हैं, इसी को कहता है अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस, अनसर्टेनिटी की अवॉइडेंस करिए, तो ये दोनों सही है। लेकिन ये क्या दोबारा आएगा कभी, सॉरी ए एंड बी आर सही है, लेकिन क्या दोबारा आएगा कभी, कभी नहीं आएगा, आप देख लीजिए कभी नहीं आया होगा। तो तैयारी में हमेशा ध्यान रखिए जो मैं बोल रहा हूँ कि जो क्वेश्चन जो कॉमर्स का आ रहा है उसी को पढ़िए, और सबके पढ़ने के चक्कर में पढ़ेंगे, टाइम आपका हो जाएगा नुकसान और आप विद्वान बनते रह जाएंगे। तो यहाँ विद्वान थोड़े ही बनने आए हैं, काम निकालिए कैसे हम पढ़ के जल्दी से तैयारी कर सकते हैं। हम लोग कभी उसको नहीं पढ़े, जबकि इसके अभी तो एक 2016 से हम एग्जाम देंगे ना, दिए थे, लेकिन कभी मैंने नहीं पढ़ा उसको, मैं जानता तो वो नहीं आएगा। 2-4 क्वेश्चन वो आते ही वैसे हैं, वो कभी नहीं आएंगे कहीं पर भी। नेक्स्ट, which of the following is internal conflict or anxiety that occur when the people receive information incompatible with their value system, prior decision and knowledge? इसको क्या कहता है, पोलराइजेशन, प्रीमेच्योर एवोल्यूशन, प्रोजेक्शन, कॉग्निटिव डिसोनेंस। तो ये कॉग्निटिव डिसोनेंस है, तो ये आपका कॉग्निटिव डिसोनेंस मीन्स कि जैसा आप सोच रहे हैं
वो ऐसा नहीं चीज़ें चल रही हैं, इसलिए देखिए इंटरनल कन्फ्लिक्ट चल रहा है, सिस्टम प्रायोर डिसीजन जो पहले डिसीजन लिए हैं, ज्ञान है, उसमें आपका डिस्टर्ब आ रहा है, तो इसलिए कॉग्निटिव डिसोनेंस हो जाता है, राइट। नेक्स्ट है मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज एसेंशियल ए वायलेशन ऑफ द प्रिंसिपल। मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन में बताया था, जैसे मान लीजिए कि ये परियोजना वाली मैट्रिक्स हो गई, ये ए प्रोजेक्ट है, बी प्रोजेक्ट है, ये सी प्रोजेक्ट हो गया मान लीजिए इसे, ओके। फिर ये डिपार्टमेंट एक्स, डिपार्टमेंट वाई, डिपार्टमेंट जेड, डिपार्टमेंट सी। अब देखिए जो यहाँ पूछा जा रहा है कि इस वक्त किसका उल्लंघन हो रहा है, वायोलेशन किसका होता है, यूनिटी ऑफ कमांड का। क्यों? अब जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल समझिए कि जैसे आप स्कूल में, यूनिवर्सिटी में, जैसे हम लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, तो यूनिवर्सिटी में हमारा एक हेड ऑफ डिपार्टमेंट है और एक वाइस चांसलर है, दोनों पर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। मान लीजिए मैं किसी समर्थ पोर्टल में रजिस्टर्ड भी हो गया, समर्थ पोर्टल भी आपको देखना है चीज़ें। अब क्या होगा कि समर्थ पोर्टल का जो आदेश आएगा उसको फॉलो करना है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट का जो आदेश आएगा उसको फॉलो करना है, जो वीसी का आदेश आएगा वो भी फॉलो करना है। इसका मतलब क्या है कि आप यूनिटी ऑफ कमांड नहीं रह गए, मीन्स आदेश केवल एक व्यक्ति से आना चाहिए, वो नहीं आ रही है, ओके। तो कोई भी मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन के साथ ऐसे दिक्कत आती है, राइट। तो इसलिए ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ए ट्रू, कौन स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। नेक्स्ट है वन साइडेड मैसेज वर्क बेस्ट विथ ऑडियंसेस दोज आर इनिशियली predisposed to communication position, okay. Two-sided argument work best with audience which are similar and not opposed. Two-sided message tend to the more effective with better educational audiences. Two-sided message tend to be more effective with the audience. These are likely to be exposed to counter propaganda. Okay, तो यहाँ पूछा जा रहा है कि कौन इसमें से सही नहीं है, राइट। क्या है दूसरा, टू साइड आर्गुमेंट वर्क बेस्ट विथ ऑडियंस वी आर सिमिलर एंड नॉट अपोज। तो टू साइडेड आर्गुमेंट जो बेस्ट है, जो ऑडियंस के द्वारा सिमिलर, कोई भी अपोज नहीं कहता, ऐसा नहीं है, अपोज होना चाहिए, इसलिए ये माना जा रहा है। तो सबसे जो बेस्ट माना जाता है वो टू वे कम्युनिकेशन है, जो कि लिसनर और जो कम्युनिकेटर है दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होते रहना चाहिए, राइट। इफ द कोर्स ऑफ कन्वर्टिंग ए मार्केटिंग ओरिएंटेड कंपनी, ए कंपनी में फेस व्हिच ऑफ फॉलोइंग हर्डल्स, क्या कर सकती है, ऑर्गेनाइजेशन रेजिस्टेंस हो सकता है, स्लो लर्निंग हो सकती है, फास्ट फॉरगेटिंग हो सकती है, ऑल ऑफ द हो सकता है, तो सभी हो सकता है, राइट। नेक्स्ट है ए पर्सन डिस्टिंग्विशिंग साइकोलॉजिकल characteristics that lead to a relative consistent and enduring is present in his environmental is called लाइफस्टाइल, सेल्फ कॉन्फिडेंस, पर्सनालिटी, एटीट्यूड। ये क्या है, पर्सनालिटी है। तो पर्सनालिटी क्या होती है, पर्सनालिटी मीन्स कि जो आपके कैरेक्टर हैं, जो आपके विचार हैं, जो दूसरे को दिखाई दे रहा है, वही होगी पर्सनालिटी। जैसे मैं जैसा आपको दिख रहा हूँ वही मेरी पर्सनालिटी है, जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ, जो मेरा फिजिकल अपीयरेंस है, ये सब चीज़ें पर्सनालिटी के अंतर्गत आती है। एटीट्यूड क्या होता है, एटीट्यूड मीन्स किसी भी घटना को या किसी भी वस्तु को देख करके जो आप निगेटिव या पॉजिटिव माइंड में चीज़ें लाते हैं, वही आपका एटीट्यूड है। इसीलिए एटीट्यूड सबका अलग अलग होता है। एटीट्यूड का सबसे जो बेस्ट हिंदी शब्द है वो ऐसे समझिए, रुझान, ओके। ये रुझान सबसे बेस्ट शब्द है इसके लिए, अपने लेवल पर समझने के कि आपका मान लीजिए कोई रोड पर एक्सीडेंट हो गया, तो उस एक्सीडेंट को देख करके आपका रुझान कैसा है, ये बताइए। ट्रेंड जिसको कहा जाता है, उसी को एटीट्यूड कहा जाता है, राइट। लाइफ स्टाइल, सेल्फ कॉन्फिडेंस जाने रहे, ये कोई बड़ा शब्द नहीं है। व्हेन इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग परमिट प्राइसेस टू चेंज फास्टर इवन डेली एज ए फंक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, देन दिस प्रैक्टिकल इज कॉल्ड। यहाँ पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में, जो इलेक्ट्रॉनिक इस वक्त मार्केट चल रही है, जो इलेक्ट्रिक जानते हैं, पूरा ऑनलाइन चीज़ें मार्केट चल रही है, यह पूछा जा रहा है कि डिमांड एंड सप्लाई से जो प्राइस डिटरमाइन हो रही है उसके आधार पर होगा तो क्या होगा, उसको क्या कहा जाता है, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, ई मार्केटिंग प्राइसिंग, यील्ड मैनेजमेंट प्राइसिंग, नॉन देता है, ये इसको यील्ड मैनेजमेंट प्राइसिंग कहा जाती है, ओके। यील्ड मीन्स कि अंतिम जहाँ क्रेता और विक्रेता मिल रहे हैं उसकी डिमांड एंड सप्लाई के द्वारा प्राइस निर्धारित होगा, ऊपर से कोई भी प्राइस नहीं दिया जाएगा, इसका प्राइस क्या होगा, इसका ये निर्धारित होगा, ऐसा नहीं होगा। डिमांड एंड सप्लाई, मान लीजिए उसकी डिमांड ज़्यादा नहीं है तो उसमें प्राइस कम हो जाएगा, डिमांड ज़्यादा होगी तो ज़्यादा प्राइस हो जाएगी, इसको कहता है यील्ड मैनेजमेंट प्राइसिंग, राइट। तो देखिए डिफरेंशिएट प्राइसिंग, कम्प्लीमेंट्री सर्विस, रिजर्वेशन सिस्टम, नॉन पीक डिमांड कल्टीवेशन। देखिए यहाँ पूछा जा रहा है कि डिफरेंशियल प्राइसिंग कब यूज होता है, कम्प्लीमेंट्री सर्विस कब यूज होती है,
रिजर्वेशन सिस्टम कब यूज होता है, नॉन पीक डिमांड कल्टीवेशन कब यूज होता है। तो एक एक करके पढ़िए तो समझ आएगा। कस्टमर लॉन्जेज टू सीट इन व्हाइल वेटिंग फॉर ए टेबल एट सर्विस सेंटर्स। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि कब एक जो कस्टमर है लॉन्ज में बैठ करके वेट करता रहता है कि कब सर्विस सेंटर से मुझे टेबल पर चीज़ें आएंगी, कब होगा, ये कॉम्प्लीमेंट्री सर्विस को समझ में। कॉम्प्लीमेंट्री में से कोई पूरक चीज़ है, मीन्स कि ये चीज़ मिल गई है और दूसरा चीज़ आने वाली है, तो उस स्थिति में आप टेबल पर वेट कर सकते हैं। ओके, जैसे मान लीजिए कि आपके प्लेट आ गया है, अभी पनीर नहीं आई है, तो पनीर का वेट कर सकता है कौन, कॉम्प्लीमेंट्री सर्विस। और इस सर्विस मान लीजिए खाना ना खा लिए, फिर बॉल आता है हाथ धुलने के लिए, उसका वेट कर सकते हैं क्योंकि वो कॉम्प्लीमेंट्री सर्विस है, राइट, उसी की बात की जा रही है। नेक्स्ट रिजर्वेशन सिस्टम, सॉरी ये यहाँ पे देखते हैं, ब्रेकफास्ट सर्विस बाय मैकडोनल्ड एंड मिनी वेकेशन एंड वीकेंड्स एट होटल्स। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो होटल्स हैं उसके संबंध में जो मैकडोनल्ड हैं वेकेशन पर वीकेंड पर होटल्स के द्वारा दिया जा रहा है सर्विसेज, तो किसके अंतर्गत आती है, नॉन पीक डिमांड कल्टीवेशन। ओके, तो नॉन पीक डिमांड कल्टीवेशन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है लो प्राइस फॉर अर्ली एंड इवनिंग मूवीज वीकेंड डिस्काउंट फॉर ए पार्किंग रेंटल्स। तो यदि पार्किंग रेंटल्स को दिया जा रहा है, ओके, कि जैसे मान लीजिए कि सैटरडे को कम किया जाएगा प्राइस, या संडे को कम किया जाएगा, या मंडे को कम किया जाएगा, शाम को कम किया जाएगा, सुबह को कम किया जाएगा, इसको क्या कहता है, डिफरेंशिएट प्राइस है। जैसे ये सबसे ज़्यादा होता है पार्क वर्क में, जैसे संडे है तो उस दिन ज़्यादा प्राइस लगा दिया जाएगा, मंडे को थोड़ा कम लगेगा, इस टाइप का है। चाहे कोई मूवी देखने जा रहे हैं तो जिस दिन संडे है उस दिन ज़्यादा प्राइस लगेगी, रात के ज़्यादा पैसा लगेगा, सुबह देखने जाएंगे तो कम पैसा लगेगा, इस टाइप को इसको कहा जाता है लो प्राइस के लिए डिफरेंशिएट प्राइसिंग, अलग अलग डिमांड के अनुसार चीज़ें चल रही हैं। नेक्स्ट, और कौन बचा, एयरलाइंस होटल एंड फिजिशियंस एम्प्लॉय एक्सटेंसिव, ये क्या है, रिजर्वेशन सिस्टम। तो जानते हैं एयरलाइंस हो होटल वाले क्या करते हैं, रिजर्वेशन लागू करते हैं कि आप रिजर्वेशन रिजर्व करा लीजिए सीट। एयरलाइंस वाले नहीं रिजर्वेशन होता है, होटल का रिजर्वेशन होता है कि 2 दिन के लिए 4 दिन की बुकिंग मीन्स इट मीन्स बुकिंग्स। या फिजिशियन कोई डॉक्टर है, डॉक्टर का भी ऑर्डर लेना पड़ता है, रिजर्व आपकी बुकिंग करानी पड़ती है। ओके, जिसको कहा जाता है कि नाम लिखवा देना। ओके, तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, इसमें होती हैं रिजर्वेशन में। तो आप इस तरह से क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। ओके, चलते हैं, वी आर गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ पूछा जा रहा है कि इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो विनियोग करने वाला है, पैसा लगाने वाला है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, इंटरेस्ट रेट है, मार्केट वैल्यू है, यील्ड ऑफ कैपिटल सैक्रिफाइस है, स्टॉक एक्सचेंज वैल्यू है। तो ये क्या है, यील्ड ऑफ कैपिटल सैक्रिफाइस मीन्स जो पूंजी को त्याग किए हैं उसी की वैल्यू है। जैसे आप एग्जाम्पल है समझिए कि अगर मान लीजिए कि मैं 10 लाख रुपया कहीं लगा रहा हूँ, तो 10 लाख की इंटरेस्ट की बस बात नहीं है, आप ये सोचिए कि 10 लाख बचाने के लिए मैंने कितना त्याग किए होंगे। हो सकता है आज समोसा खाने का मूड होगा, नहीं क्या होंगे, हो सकता है कि कुछ लोग घूमने का मन होगा, नहीं घूमने गया होगा। तो वो केवल 10 लाख की वैल्यू नहीं है, 10 लाख बचाने के लिए कितना सेक्रीफाइस किया होगा ये भी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर उसी की बात की जा रही है, वो कितना सेक्रीफाई किया है, कितना वो त्याग किया है उस कैपिटल को बचाने के लिए। तो असली उसकी लागत उसकी वही है जो त्याग किया है, राइट। नेक्स्ट है फार्मूला फॉर नेट कैश इनफ्लो प्रोजेक्टेड। नेट कैश इनफ्लो सेल्स ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इंटरनल टैक्स, सेल्स ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डिप्रिसिएशन, ग्रॉस प्रॉफिट डिप्रिसिएशन। यहाँ का नेट कैश इनफ्लो के लिए क्या होता है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डिप्रिसिएशन, ये आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर प्लस डिप्रिसिएशन क्यों होता है, इसको थोड़ा सा चीज़ों को समझ लीजिए। देखिए नेट प्रॉफिट जो कैलकुलेट करते हैं तो उससे पहले डिप्रिसिएशन आप माइनस कर दिए होते हैं। ओके, डिप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं। ओके, डिप्रिसिएशन माइनस करने के बाद आप टैक्स माइनस करते हैं, राइट। तो क्या आ जाता है, आएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर डिप्रिसिएशन एंड टैक्स, ये आएगा नेट प्रॉफिट। तो मतलब अब केवल प्रॉफिट रखना है क्योंकि टैक्स दे चुके हैं, डिप्रिसिएशन चार्ज हो चुका है। लेकिन जब नेट कैश इनफ्लो की बात आती है तो इसमें डिप्रिसिएशन जोड़ दिया जाता है, क्योंकि डिप्रिसिएशन किसी को दिया थोड़ा जा रहा है, टैक्स तो गवर्नमेंट को दिया जा रहा है, डिप्रिसिएशन तो कंपनी के पास रह रहा है, इसीलिए इसको ऐड कर दिया जाता है बाद में टैक्स घटा करके। जैसे ऐसे एग्जाम्पल समझ लीजिए तो आपको ये समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए कि आपका 1000 रुपये का प्रॉफिट हुआ फॉर एग्जाम्पल, नॉर्मल प्रॉफिट, अभी टैक्स नहीं घटाए हैं, अभी डिप्रिसिएशन नहीं घटाया है। तो जो अब क्या करेंगे,
अब टैक्स देना है तो आप कहेंगे कि देखिए डिप्रिसिएशन तो आप माइनस करते ही हैं, तो कहेंगे हाँ, कहेगा देखिए 100 रुपये हमारा डिप्रिसिएशन था, डिप्रिसिएशन कितना था 100 रुपये, तो कहेगा माइनस कर लीजिए, बोलेगा 900। अब कहेगा इस पर हमको टैक्स दीजिए, मान लीजिए 30% का उनका टैक्स है फॉर एग्जाम्पल, तो मान लीजिए 270 रुपया टैक्स चला गया। ओके, तो इसमें से कितना बचेगा 0, 2 एंड 6, 620 रुपये मान लीजिए बचा है। अब 620 रुपये क्या नेट कैश फ्लो इनफ्लो है? नहीं, क्यों? क्योंकि ये 270 रुपये तो गवर्नमेंट का है मान लीजिए, ये तो कंपनी में ही रहेगा ना जो डिप्रिसिएशन है, तो यही बोला जा रहा है कि इसको क्या करिए बाद में फिर जोड़ दीजिए, 620 प्लस 100 आ जाएगा 720। इसका मतलब कि यही पूछा जा रहा है कि कैश इनफ्लो क्या हो जाएगा 720 रुपये। बस इसी को यहाँ पर बताया गया है, जो इस बात को समझ रहा है वो इजीली समझ लेगा, राइट। सेंट्रेशन बैंकिंग इज मेथड ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन कलेक्शन, सेंट्रलाइज कलेक्शन, डायरेक्ट कलेक्शन, पेमेंट ओनली थ्रू चेक्स। तो ये डिसेंट्रलाइजेशन कलेक्शन का सेंट्रलाइजेशन बैंकिंग सिस्टम है। ओके, सेंट्रलाइजेशन इस वजह से है, ये देखिए दोनों विरोधाभासी चीज़ है। ओके, तो इसको समझ लीजिए तब आपको इजी हो जाएगा समझना। मान लीजिए कि आपके कोई बिजनेस है, ओके, बिजनेस पूरा इंडिया लेवल पर है, सभी स्टेट में। ओके, तो यहाँ पूछा जा रहा है ना कि जब आप बैंकिंग सिस्टम क्या करेंगे, डिसेंट्रलाइज कलेक्शन क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए कोई तमिलनाडु से पैसा भेजने वाला है, तो अगर मान लीजिए आप कोई अकाउंट नहीं खोले हैं सेंट्रलाइजेशन, तो कहेंगे आप हमको चेक दीजिए, हम चेक लगाएंगे बैंक में। तो सोचिए तमिलनाडु से यहाँ आने तक कितना दिन आपका चला जाएगा, और 1-2 दिन भी चला गया तो बहुत है पैसे, तो इसीलिए क्या कहेगा सेंट्रलाइज सिस्टम कर दिया जाएगा बैंकिंग, सेंट्रलाइज बैंकिंग। देखिए आप चले जाइए, हमारे पास अकाउंट है वहीं जमा कर दीजिए, चेक हमारे पास पैसा चला आएगा। तो यही पूछा जा रहा है कि सेंट्रलाइजेशन बैंकिंग सिस्टम, कंसंट्रेशन बैंकिंग सिस्टम, केंद्रीकरण बैंकिंग प्रणाली किस लिए यूज की जाती है? वो यूज करती है डिसेंट्रलाइजेशन कलेक्शन के लिए, कि डिसेंट्रलाइज कलेक्शन रहेगा, किसी को तमिलनाडु से पैसा भेजना हो, किसी को अमेरिका से भेजना हो, किसी को कर्नाटक से भेजना हो, किसी को दिल्ली से भेजना हो, आप भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए आप सेंट्रलाइजेशन कलेक्शन को डिसेंट्रलाइज कर दिए हैं, अलग अलग कर दिए हैं, इसी को कहा था। तो अब इस चीज़ें अब समझ जाएंगे कैसे इसको सॉल्व किया था, राइट। अब एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं गॉर्डन का मॉडल का, तो मैं बताया था गॉर्डन का कैपिटलाइजेशन मॉडल है। इन केस कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 10, EPS 10, IRR इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, ये क्या है अर्निंग पर शेयर, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एंड रिटेंशन रेशियो 60%, देन द वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इज गॉर्डन मॉडल। गॉर्डन का मॉडल है, इसको अगर कैपिटलाइजेशन मॉडल भी कहा जाता है, मान लो गॉर्डन लिखता है कैपिटलाइजेशन लिख देता है, कैपिटलाइजेशन मॉडल। ओके, तो कौन सॉल्व करते हैं, इसी को आते हैं, राइट। पहली बात तो ये है। अब आते हैं इसकी फार्मूला पे, तब आपको ओरिजिन समझ में आएगा। फार्मूला देखिए, यहाँ क्या पूछ रहा है, इक्विटी शेयर की प्राइस क्या है, मान लीजिए इक्विटी शेयर की प्राइस। यहाँ पे 2 तरीके से फार्मूला बनेगा, एक तो डिविडेंड जो दे रहे हैं उसका, उसके बाद कास्ट ऑफ इक्विटी माइनस, देखिए रियल में जो लिखा है ये लिखा है फार्मूला में, लेकिन इजी के लिए आपको बता रहा हूँ, डी की जगह पे आप लिख सकते हैं 1 माइनस रिटेंशन, कितना रिटेंड कर रहे हैं, ओके, रिटेंशन डिवाइड बाई KE माइनस, अब यहाँ पर ग्रोथ लिख सकते हैं, ओके, ग्रोथ। अब ग्रोथ का स्पेलिंग अब इसके स्थान पर और क्या लिख सकते हैं, मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि और इजी आपको समझ में आ जाएगा कैसे इसको किया जाता है, राइट। तो यहाँ पर क्या होगा रियल में, यह EPS, ओके, अर्निंग पर शेयर 1 माइनस रिटेंड कितना करना है, जैसे ये रिटेंशन, या सबसे सिंपल जो है ये डिविडेंड है, ओके, डिविडेंड कितना दे रहे हैं, KE कॉस्ट ऑफ इक्विटी में कोई अंतर नहीं है। ग्रोथ में क्या करना है, रेट ऑफ रिटर्न, रेट रिटर्न मल्टीप्लाई, एक और क्या बचा IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ये सबसे इजी तरीका है ये फुल फॉर्म का, ओके। अब देखिए डिविडेंड कितना, अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, डिविडेंड कितना दे रहा है, यहाँ बताया जा रहा है कि 10 रुपया उसको मिल रहा है एक शेयर पे। अब इसको भाव समझिए, आप यहाँ भी लिख सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, EPS मान लीजिए 10 रुपया हो गया,
1 माइनस रिटेंशन कितना 60, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा परसेंट है, तो यहाँ पर मान लीजिए कि 10 मल्टीप्लाई बाई 40, ओके, तो 4 रुपये आ जाएगा। ओके, बात वही है। डिविडेंड भी अगर सोचिए कि अर्निंग पर शेयर 10 रुपये है, रिटेंशन रेशियो में उसकी अपने पास रख ले रही है, रिटेंशन से अगर रिटर्न कर रही है, डिविडेंड नहीं दे रही है, तो रिटेंशन 60% है। इसका मतलब क्या 40% डिविडेंड दिया जा रहा है। इसका मतलब कि 10 रुपये में 6 रुपये रिटेंड किया जा रहा है, ओके, और 4 रुपये डिविडेंड दिया जा रहा है। क्योंकि जो अर्निंग पर शेयर है उसका कंपनी के पास 2 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है कि वो पूरा पैसे रिटर्न कर ले, या कुछ रिटर्न कर दे, कुछ डिविडेंड दे दे, मीन्स अपने पास इन्वेस्ट कर ले या दूसरे को दे दे, ओके, पूरा डिविडेंड में दे दे। तो ये क्या कर रही है कंपनी कि 60% जो इसका 60% क्या करेगी रिटर्न कर रही है, अपने पास रखेगी, और 4 रुपये 40% जो बचा, रेस्ट ऑफ 40% वो दे देगी। तो 4 रुपये इसका मतलब दे दी, 6 रुपये रख ली, उसी 4 रुपये की बात देखते इस हिसाब से 4 रुपये आ जाएगा। ओके, डिविडेंड के हिसाब से डिविडेंड आ गया आपका, तो देखिए डिविडेंड 4 रुपये आ गया। अब कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल यहाँ पर दिया है 10%, ओके, ऐसे इसको लिख लीजिए पॉइंट, क्योंकि परसेंटेज हटाएंगे तो ऐसा ही होगा। ओके, अब माइनस करना है, माइनस रेट ऑफ रिटर्न कितना है, रेट ऑफ रिटर्न कहीं पे होगा, ईपीएस इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, ओके, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 8%, तो 0.8 हो जाएगा ये भी, ओके, और मल्टीप्लाई करेंगे फिर किससे, रिटेंशन रेशियो से 6 ओके, ये कितना हो जाएगा 0.6 से करेंगे, 0.6 में मल्टीप्लाई कर दिया था। अब यहाँ पे क्या होगा 4 1.0 माइनस, देखिए यहाँ पर क्या है 0.48, ओके, जब इसको यहाँ पर 0 डबल हो जाएगा ना, क्योंकि ये 80 है, ओके, वो तो 0.6 ठीक है, लेकिन यहाँ पर डबल 0 आएगा, तो ये आ जाएगा इतना। जब इसमें से माइनस करेंगे 4 से, राइट, तो ये आ जाएगा 0.052, राइट। अब इसमें क्या करना है, इसके डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 77, राइट, जो मल्टीप्लाई करेंगे 77 रुपये आ जाएगा, तो 77 रुपये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर से सुन लीजिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। इसके तरीके करने के 2 तरीके सॉल्व करना है। अगर आप डिविडेंड इसमें से कैलकुलेट कर ले जा रहे हैं, इस अर्निंग पर शेयर में से आप जान जा रहे हैं कि कंपनी 60% रिटर्न करेगी, इसका 4% डिविडेंड देगी, तो आप इस फार्मूला का यूज करिए डिविडेंड को, ओके, डिविडेंड मल्टीप्लाई बाई कॉस्ट ऑफ इक्विटी, रेट ऑफ रिटेंशन रेशियो, रिटेंशन रेशियो मतलब रेट ऑफ रिटर्न, रिटेंशन रेशियो 60%, और IRR इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये ग्रोथ का फार्मूला है। अगर आपसे पूछा जाए, इसे भी ध्यान रख रही है, अगर आपसे पूछा जाए ग्रोथ का फार्मूला बताइए, जो गॉर्डन का वैल्यू का मॉडल है उसमें ग्रोथ मीन्स क्या समझते हैं, तो ग्रोथ में आप बताना है कि ग्रोथ इक्वल टू रिटेंशन रेशियो मल्टीप्लाई बाई IRR इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, ये ग्रोथ का फार्मूला है। तो आप इसके स्थान पर ये लिखे हैं, राइट, या BR मीन्स यही होता है। देखिए ये क्या है, रिटेंशन रेशियो है, और ये क्या है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है। इसका मतलब ये भी होता है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, डिविडेंड है, ओके, इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। और जो डिविडेंड है, अगर मान लीजिए कि इसमें आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हम ये डिविडेंड कैसे निकालें, तो उसका डिविडेंड निकालने का सबसे फार्मूला क्या है कि जो अर्निंग पर शेयर है EPS, उसको ध्यान रखिए, EPS 1 माइनस रिटेंशन रेशियो, रिटेंशन रेशियो, ओके। अब यहाँ पर क्या करना है, EPS आप लिख लेंगे तुरंत 10, 1 माइनस रिटेंशन रेशियो क्या है 0.60 हो जाएगा, ओके, क्योंकि परसेंटेज हटाएंगे तो 2 अंक इधर 10 लग जाएगा। अब क्या करना है 10 मल्टीप्लाई 1 में से 6 हटाएंगे 0.40, और 10 में से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 रुपये आ जाएगा ना। अगर आप अपने से कैलकुलेट कर सकते हैं लिख लीजिए, नहीं कैलकुलेट कर सकते ये प्रोसेस है कैलकुलेट करने का, राइट। तो इस प्रकार से क्वेश्चन, और इसके बाद ये आप सॉल्व कर सकते हैं, राइट। फिर यहाँ पर थोड़ा जिसको कन्फ्यूजन हुआ होगा उसको बता दे रहा हूँ।
कि 0.8 है तो इसमें जानते हैं 100 इसमें भाग देंगे तो ये 0.80 हो जाएगा ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0.08 ऐसे मल्टीप्लाई होगा। ओके, और 60 है तो 0.60। अब इसको क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। ओके, तब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0.48 राइट। ये इसमें से क्या करेंगे माइनस कर देंगे। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं राइट। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, नहीं आया होगा कमेंट करिए, तुरंत मैं दोबारा बता दूंगा इसको। ओके, नेक्स्ट जब क्लास लूँगा तो आप देख लीजिए, उसमें बता दूंगा, कमेंट कर देंगे, जब कभी भी करेंगे तो मैं बता दूंगा राइट। क्लास को समाप्त करते हैं। आई थिंक ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, यदि पसंद आया हो तो आप क्लास को शेयर करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। ओके, और आप बढ़िया से पढ़िए, तैयारी करिए, जो भी कोई डाउट होगा, जो भी हमारा हेल्प होगा वो हम करेंगे। कोई कंटेंट चाहिए तो बताइएगा, मैं निश्चित रूप से उसको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। ओके, तो यहाँ तक क्लास को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।